यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है। एंड सर, सीए में स्पेसिफिक जो लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं, जो आपको बुक्स दिए हैं, आई होप वो उनको आप यूज कर रहे हो और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये। सर, आई होप आपकी जो पढ़ाई है वो पूरी सीएमए के हिसाब से चल रही है। एंड जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं वो आपने आपके एंड पे रिवाइज भी किए हैं। एंड यस, हमने एक बहुत ही सुंदर समरी बुक आपके लिए बनाई है, बहुत ही शानदार क्वेश्चनर बुक आपके लिए बनाई है। आई होप हर चैप्टर पढ़ने के बाद आप उसके जितने भी समरी बुक में मैंने नोट्स दे रखे हैं उससे आप प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हो। उससे अगर रिवाइज कर डाला तो लाइफ जिंगलाला, क्योंकि समरी बुक बहुत ही सुंदर तरीके से आपके लिए डिफाइन करी हुई है और आपके लिए डिजाइन करके बनाई गई है। अब सर, आपने सर सिंस चैप्टर नंबर 10 रजिस्ट्रेशन तक पढ़ लिया है। अब आगे बात करते हैं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बात, सर आप अपना जो सीएमए इंटरमीडिएट का जो स्पेसिफिक सिलेबस है एज पर द सीएमए इंस्टीट्यूट, पूरे लेक्चर्स उस अकॉर्डिंग ही डिजाइन किए हैं। तो मैंने पर्सनली पूरा सिलेबस आपका चेक किया है। मैंने पर्सनली देखा है कौन कौन सा टॉपिक आपके कोर्स में आता है, कौन कौन सा टॉपिक कोर्स में नहीं आता है। देयर आर सम टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में नहीं आते हैं। एट द सेम टाइम देयर आर सम टॉपिक्स जो एडिशनली आपके सिलेबस में आते हैं। तो मैंने सारे लेक्चर्स को उस अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया है और माहौल बनने वाला है। और अगली जो बात कर रहा हूं उससे तो आपके चेहरे पे स्माइल आने ही वाली है। बच्चों आइए सर, अगला टॉपिक, अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, टीडीएस एंड टीसीएस। बहुत ही सुंदर बात, दिस इज नॉट इन सीएमए इंटरमीडिएट सिलेबस। पूरा चैप्टर आपको सर सिलेबस एक्सक्लूड किया हुआ है, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सो आप अपनी इंडेक्स में से इसको कट कर दीजिए। आपकी जीएसटी पार्ट वाली जो बुक है उसमें से इसको डिलीट कर दीजिए। आपको जो समरी बुक मैंने दिया है, आपको जो क्वेश्चनर बुक मैंने दिया है, उसमें चैप्टर मैंने वैसे भी हटा दिए हैं। ओके, तो सर आपके लिए जो क्वेश्चनर बुक है और समरी बुक है उसमें जो टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है सर, उसको पूरा ही मैंने ऑलरेडी हटा रखा है। जो टॉपिक आपके कोर्स में एडिशनली आते हैं वो सब डाल रखे हैं मैंने। उसमें तो कुछ भी एडिट करने की जरूरत नहीं है आपको समरी बुक और क्वेश्चनर बुक में। जो आपकी जीएसटी पार्ट मेन बुक है उसमें से इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कट कर दीजिए। इतनी खुशी सर, मजा आ गया जी। आइए बच्चों, सर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आता है आपका, ये देखिए पूरा चैप्टर का चैप्टर हट गया आपके कोर्स में से सर। फिर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, ये पूरा आपके सिलेबस में आता है, हमने पढ़ रखा है। लेक्चर भी मैंने दे रखा है। टीडीएस टीसीएस का लेक्चर मैंने आपके लिए कोर्स में से, सिंस टॉपिक नहीं तो लेक्चर ही मैंने आपके सिलेबस से हटा रखा है। ओके, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट सिलेबस में है, मैंने दे रखा आपको बेटा पूरा पढ़ने का। अपने को मैंने पढ़ा भी रखा, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। ओके, फिर इसके बाद जो चैप्टर आता है दैट इज टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट एंड अदर डॉक्यूमेंट, ये भी आपके सिलेबस में है। पर इसमें से कुछ पॉइंट आपके कोर्स में नहीं आता है, वो पॉइंट मैं आपको कटवा देता हूं। आप अपनी बुक के अंदर देखिए, ये पेज आप आगे पलटते जाइए, आगे आइए। एंड आपको एक सर्कुलर मिलने वाला है अभी, ये रहा। देखिए सर, सर ये इस पेज पर ये जो सर्कुलर दे रखा है आपको, इसको कट कर दीजिए, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाला टॉपिक जो है उससे ऊपर ये सर्कुलर दे रखा है, इसको काट दीजिए, देखने की जरूरत नहीं है। मैंने लेक्चर्स के अंदर भी इस सर्कुलर को कट कर दिया है। आपको लेक्चर जब मैं पढ़ाऊंगा, आपको जब लेक्चर ये मिलेगा उसमें सर्कुलर मैंने हटा दिया है। ओके, सो दैट आपके सिलेबस में जो है उतना ही आपको पढ़ना रहे, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट क्यों करें जब सिलेबस में नहीं है। फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट चैप्टर, इसके बाद में एक 2 पेज का सर्कुलर दे रखा है इस पेज पे सर, ये देखिए सर, टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन और ड्रग्स के लिए सर्कुलर दे रखा है, इसको भी कट कर दीजिए सर। इतनी खुशी, ये देखिए पूरे 2 पेज कट गए। ओके सर, मैंने लेक्चर्स को भी उस अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया है। आपके ये सर्कुलर नहीं है तो मैंने सर्कुलर भी आपके लेक्चर में नहीं दिया, बुक से आप काट दीजिए। समरी बुक और क्वेश्चन बुक में ये पॉइंट वैसे भी नहीं मिलेगा। फिर सर ई इनवॉइस वाला टॉपिक मिलेगा आपको बेटा यहाँ पे। ओके सर, इसमें ये जो एनालिटिकल डिस्कशन में मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट दे रखे हैं, ये भी आपके सिलेबस में नहीं आते हैं। जल्दी से अपने बुक के अंदर टक 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 कट कर दीजिए, इनको एक्सक्लूड कर दीजिए एंड माहौल बनाइए सर अपने एंड पर के ये सर्कुलर कर दो। और खास बात सर, ये डायनेमिक क्यूआर कोड वाला टॉपिक, पूरा पूरा टॉपिक ही आपके कोर्स में नहीं आता है। मतलब आपने ये जो ई इनवॉइस का टॉपिक है इसमें ये 1 पेज पढ़ा, उसके बाद से लेकर आप कट करना चालू करिए सर, ये आपका डायनेमिक क्यूआर कोड का टॉपिक पूरा पूरा डिलीट हो जाएगा सर। पूरा ये पूरा 2 पेज का सर्कुलर भी कट गया आपका बच्चा, मजा आ गया, माहौल बन गया। और लास्ट में बस ये 2 पॉइंट आपको और पढ़ने रहेंगे। मैंने लेक्चर्स को भी उस अकॉर्डिंग एडिट किया हुआ है, लेक्चर्स को भी उस को मैंने दे रखे, ये टॉपिक पढ़ा है, जो टॉपिक कोर्स में नहीं वो हटा दिया बेटा। क्लियर? अब बताइए हाउस द जोश। हाय सर, माहौल जबरदस्त शानदार सर। उसके बाद रिटर्न्स अंडर जीएसटी जो टॉपिक आता है, चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 14, इसमें आइए बच्चों,
आपको जो नहीं पढ़ना है बताता मैं आपको बेटा, इसमें आइए ये इस पेज पर देखिए मालिक, टॉपिक नंबर 14.6 एनुअल रिटर्न्स। फटाफट डिलीट करो यहां से लेके एंड तक, मतलब यहां से लेके एंड तक इस चैप्टर में जहां खत्म हो रहा है वहां तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक एक पॉइंट मैंने आपका पूरा जो आईसीएमआई ने सिलेबस दे रखा है उन सबको, आपके पूरे मॉड्यूल को, स्टडी मॉड्यूल को, एक एक पॉइंट को एनालाइज करके आपके लिए बता रहा हूं कि ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो एडिशनल पॉइंट है वो मैंने आपको अलग से पढ़ाई दी है बेटा। ओके, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया बेटा आपका, क्लियर। एंड सर आपके लिए एक लाइन मैंने यहां लिखी है, हुज ड्रीम इज दिस। ये जो सीए में आपको बनना है, ये सपना किसका है? आपका है ना सर, इसलिए सो हु इज गोइंग टू वर्क हार्ड? ऑब्वियसली मी। सर आपको पूरी मेहनत करनी पड़ी, शिद्दत से करनी पड़ी, आया ना मालिक? डन। अब सर अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। बहुत ही खुशी की बात, पूरा का पूरा सिलेबस से हटा दीजिए, दिस इज नॉट इन सीएमए इंटरमीडिएट सिलेबस। ये पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर ही कट कर दीजिए आप, क्या मालिक? चलिए सर, इसके बाद ई वे बिल, जो ये लास्ट चैप्टर आपको इस बुक के अंदर दे रखा है जीएसटी पार्ट में, इसके लास्ट 2 पेज पे आइए बेटा आप। रूल नंबर 138B। सर रूल नंबर 138B से कट करिए एंड तक, लास्ट 2 पेज कट कर दीजिए बच्चों, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज हाउ आई हैव एनालाइज्ड ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस, एंड उस अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड यस, जो टॉपिक एडिशनली आपके कोर्स में आते हैं वो सब हमें पढ़ने हैं। अच्छा, एक बार एडिशनल नोट्स अंडर फॉर सीएम इंटर वो ओपन करिए बच्चों, ये रहे सर, ये एडिशनल नोट्स अंडर जीएसटी वाली फाइल है बेटा। सर एडिशनल नोट्स फॉर सीएमए इंटरमीडिएट की इलेक्शन, और मैंने आपको जो फाइल दे रखी वो है। अब बच्चों इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 8 तक जो एडिशनल पॉइंट थे प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह के, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं बेटा। अब हम जो शुरू करेंगे वो चैप्टर नंबर 9 से शुरू करेंगे बच्चों। सर चैप्टर नंबर 9 1-2 पॉइंट है चैप्टर नंबर 10 के, और 1 पॉइंट है चैप्टर नंबर 14 का, वो एडिशनली अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों, क्लियर। पर यहां तक आई होप आपको समझ में आया। एंड सर ये जो एडिशनल पॉइंट्स है ये भी हमको पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में एडिशनली आते हैं, ये मैंने आपको अलग से प्रिंट आउट दे रखा है। एंड सर ये आपको अलग से पढ़ना है एडिशनली। सर एग्जामिनेशन, अब हम शुरू करें चैप्टर नंबर 9 के एडिशनल पॉइंट्स एग्जामिनेशन अंडर जीएसटी से बच्चों। ओके माहौल, आओ बच्चों, एडिशनल पॉइंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज। तो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखे जो सिलेबस में आपके आते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट सर, सर्विसेज बाय वे ऑफ, सर हम पढ़ रहे हैं मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट, ओके, उसमें एडिशनल एग्जामिनेशन जो आपके सिलेबस में एडिशनली आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया तक के फ्रेट पर जीएसटी नहीं लगेगा। एयरक्राफ्ट के थ्रू आप आउटसाइड इंडिया से इंडिया में अगर आप कोई गुड्स लेके आ रहे हो, तो सर जो जिस कस्टम स्टेशन से गुड्स का कस्टम क्लियरेंस हो रहा है उस कस्टम स्टेशन तक के एयर फ्रेट पर बाय एयरक्राफ्ट ने जो फ्रेट भाड़ा चार्ज किया होगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा ध्यान देना बच्चों, सर कई बार क्या होता है, सर मान लो सिंगापुर से कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है मुंबई इंडिया के अंदर, पर गुड्स का कस्टम क्लियरेंस हो रहा है कहां पर? सर कोलकाता में। कैसे होता है सर उस केस में? गुड्स सिंगापुर से आ रहा है मुंबई एयरपोर्ट पे, और मुंबई एयरपोर्ट से उसको ले जाया जा रहा है कहां बेटा? कोलकाता एयरपोर्ट पे। तो जब मुंबई एयरपोर्ट से कोलकाता एयरपोर्ट पे गुड्स को ले जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। कस्टम एक टॉपिक आएगा छोटा सा, ट्रांसशिपमेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। और कस्टम क्लियरेंस होता है कहां से? कोलकाता एयरपोर्ट से। अब सर कोलकाता एयरपोर्ट तक के फ्रेट पे जीएसटी नहीं लगेगा बच्चों, मतलब सिंगापुर से मुंबई आया है, मुंबई से कोलकाता एयरपोर्ट आया, वहां तक के फ्रेट पे कस्टम नहीं लगेगा, क्योंकि लिखा है क्या? अप टू द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया तक के फ्रेट पे जीएसटी नहीं लगेगा। पर दिस इज ओनली बाय एयरक्राफ्ट, बाय वेसल नहीं है बेटा ये, ओके। ये एनालिसिस मैंने इसी पॉइंट को समझाया हुआ है यहाँ पे एनालिसिस में। आइए बच्चों अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम। हाँ, अगला पॉइंट नंबर 6 और 7 हम पढ़ रहे हैं, पर सर ये एग्जिबिशन विड्रॉ हो चुका है 1 अक्टूबर 2022 से, ये सर्विसेज टैक्सेबल हो गई है, क्लियर सर। इसलिए 30 सितंबर 2022 तक एग्जिबिशन था, अब एग्जिबिशन नहीं है। सर्विस क्या है सर? इंडिया से आप आउटसाइड इंडिया कोई गुड्स लेके जा रहे हो बाय एयरक्राफ्ट, तो इंडियन कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस से लेकर जिस पोर्ट से कस्टम क्लियरेंस हो रहा है एक्सपोर्ट के लिए, वहां से लेके आउटसाइड इंडिया जहां गुड्स आ रहा है, तो सर एयरलाइंस ने या भले ही वेसल ने, मतलब शिपिंग कंपनी, वेसल मतलब बड़ा जहाज, सर शिप से ले जाओ या बाय सर एयरक्राफ्ट ले जाओ,
इंडिया से आउट ऑफ इंडिया ले रहे हो तो उसके फ्रेट पर जो शिपिंग कंपनी फ्रेट चार्ज कर रही है, जो एयरलाइंस फ्रेट चार्ज करी, उस पर अब जीएसटी लग गया है, वो अब टैक्सेबल हो गया है, वो अब एग्जेम्प्ट नहीं है। तो सर कुल मिला के सर ये सर्विस क्या होगी, टैक्सेबल होगी, इसलिए एग्जेम्पशन है नहीं। आप लोगों को तो केवल एग्जेम्पशन लिस्ट पढ़नी है बेटा, क्लियर। पर ये भी आपके सिलेबस में था इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है। पर ना एग्जेम्पशन क्या मिला है एक्स्ट्रा, आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में गुड्स ला रहे हो बाय एयरक्राफ्ट अप टू द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, वहां तक के फ्रेट पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर। आइए सर अब आ रहा है क्या अगला पॉइंट, सर ये आईजीएसटी एक्ट के कुछ एडिशनल एग्जेम्पशन है जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। ये आईजीएसटी एक्ट के नोटिफिकेशन के थ्रू एडिशनल एग्जेम्पशन आया है। अच्छा सर आपको याद है आउट ऑफ इंडिया से अगर आपने कोई सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट करी तो सर इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, और इंटर स्टेट सप्लाई सर्विसेज की बात कर रहा हूं मैं। आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विसेज इंपोर्ट करी तो कस्टम लगता है, तो जीएसटी लगता है, वो भी आईजीएसटी लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए, और उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। पर वही आउट ऑफ इंडिया से अगर सर्विसेज जो इंपोर्ट करी है वो किसने करी है, सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी ने, या लोकल अथॉरिटी ने, या किसी गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने, या किसी इंडिविजुअल ने, इन रिलेशन टू एनी पर्पस अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन, तो जीएसटी नहीं लगेगा। आई रिपीट, आउट ऑफ इंडिया से आपने सर्विसेज ली, सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब आउट ऑफ इंडिया से आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी। सर्विसेज किसने इंपोर्ट करी, किसी इंडिविजुअल ने, किसके पर्पस के लिए, अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, कॉमर्स, प्रोफेशन या इंडस्ट्री। क्लियर। तो ऐसे केस में उस सर्विस के इंपोर्ट पे, मतलब पर्सनल यूज के लिए सर्विसेज इंपोर्ट करी, जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल आपने अपने लिए घर बनवाया, बंगलो, उसका इंटीरियर डेकोरेशन कराने के लिए आपने इटली की कोई इंटीरियर डेकोरेटर हायर करी। सर बंगलो की इंटीरियर डेकोरेशन की बात कर रहा हूं, कुछ और मत सोचिएगा। अब सर उसने इंटीरियर डेकोरेशन किया, सर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विसेज दी है, इम्यूल प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड थी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है, टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विसेज दिए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले पर्सन ने, पर सर किसको दिए, मिस्टर XYZ को, इंडिविजुअल को, किसके लिए, फॉर हिज पर्सनल पर्पस। तो ऐसे केस में उस सर्विस पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पर मान लो आपको उसकी डिजाइन पसंद आ गई, घर की बोल रहा हूं, क्लियर, उसकी डिजाइन पसंद आ गई, वो नहीं बोल रहा हूं। सर घर की डिजाइन पसंद आ गई, अब आपने अपना ऑफिस बनवाया और उसी इंटीरियर डेकोरेटर को वापस बुलाया, अब जो उसने चार्जेस लिए हैं सर उस पर जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि आपने बिजनेस के लिए सर्विसेज ली। क्लियर, डन। अगला एग्जांपल, सर मान लो सर गवर्नमेंट को भी उसकी डिजाइन पसंद आ गई, सर इसकी बंगलो की, तो सर गवर्नमेंट ने क्या किया, सर अपने जो स्टाफ क्वार्टर्स बनते हैं, क्वार्टर मतलब वो वाले क्वार्टर नहीं, हो सर स्टाफ के जो घर बनते हैं जो गवर्नमेंट खुद बनवाती है साहब, या गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया है, वो कोई सर वो केवल एक एडमिन डिपार्टमेंट है, सर वो कोई बिजनेस नहीं चल रहा वहाँ पे, वहाँ कोई इंडस्ट्री प्रोफेशनल काम नहीं चल रहा है बेटा। क्लियर। सर पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया, उसका इंटीरियर डेकोरेशन कराया आउट ऑफ इंडिया वाली इटली वाली पर्सन से, अब ऐसे केस में जो उसने चार्ज लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी या किसी इंडिविजुअल ने अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री या प्रोफेशन कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन से, तो उसके चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन। सेम वे मान लो सर आउट ऑफ इंडिया से सर्विसेज लिए किसने, एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटीज। सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने आउट ऑफ इंडिया से सर्विसेज ली, किसके लिए, चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करने के लिए, तो अगेन उस चार्जेस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जांपल, सर मान लो वो रूरल एरिया था, रूरल एरिया में सर persons over the age of 65 years residing in a rural area, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए सर किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने उसी इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाया और बोला इनको सर्विसेज दो, सर इनकी स्किल डेवलप हो जाए। क्लियर। सर तो ऐसे केस में जो आउट ऑफ इंडिया वाले ने सर्विसेज दी इंडिया के अंदर, स्किल डेवलपमेंट जो चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में आता है, चैरिटेबल एंटिटी को सर्विसेज दी, जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन। एक और पॉइंट है क्या, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले पर्सन ने नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले पर्सन को सर्विसेज दी, जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे चाइना वाले की बिल्डिंग मुंबई में बन रही थी बेटा, और उसका इंटीरियर डेकोरेशन किसने किया, इटली वाले ने किया, जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर भी इटली का, सर्विस रेसिपिएंट चाइना का, भले ही सर्विसेज इंडिया में हुई है, टैक्स जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन। बस ध्यान रखना बच्चों, ये जो पर्सनल लेवल की सर्विसेज थी जो
चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने ली हो या आपने या गवर्नमेंट ने ली हो, उस पर एग्जामिशन मिलेगा। पर एक सर्विस को छोड़ के, किसको? OIDR सर्विस, मतलब आउट ऑफ इंडिया से आपने सर जैसे क्लाउड सर्विसेज ली, एडवर्टीजमेंट ओवर द इंटरनेट सर्विसेज ली, ई म्यूजिक सब्सक्राइब किया, वीडियो सब्सक्राइब किए, तो ऐसे केस में उस पर जीएसटी लगता है, बाकी किसी सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब भली OIDR सर्विस पर्सनल लेवल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे हमेशा टैक्स लगेगा बेटा। क्लियर? डन। दिस एग्जामिशन शैल नॉट अप्लाई टू OIDR सर्विसेज रिसीव्ड बाय अ पर्सन स्पेसिफाइड इन एंट्री नंबर A और B। मतलब गवर्नमेंट ने, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने या किसी इंडिविजुअल ने OIDR सर्विस आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में ली, भली पर्सनल यूज के लिए टैक्स लगेगा। बात खत्म बच्चों। क्लियर? डन। तो सरकार आउट ऑफ इंडिया नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से सर्विसेज टैक्सेबल टेरिटरी में ली, किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या इंडिविजुअल ने, अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। सेकंड, चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करने के लिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने सर्विसेज ली आउट ऑफ इंडिया से, या नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले ने नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले कोई सर्विस दी, जीएसटी नहीं लगेगा। बस OIDR सर्विस को छोड़ देना, OIDR सर्विस भले अपने पर्सनल यूज के लिए ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमेशा जीएसटी लगेगा। क्लियर? आइए बच्चों, अब आपने और मैंने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी बेटा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में लिखा हुआ है कि सर्विस, किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट माना जाएगा कब? जब सर्विस प्रोडक्ट टैक्सेबल टेरिटरी में हो, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया हो, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया हो। सर दोनों पर्सन सेम पेमेंट कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए, और जहां जहां परमिटेड वहां INR में चल जाएगा। प्लस सेम पर्सन ने, क्या बोला मालिक? सर उसके ही एस्टेब्लिशमेंट से सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए, सेम एस्टेब्लिशमेंट को बेटा। मतलब सेम पर्सन की कोई ब्रांच आउट ऑफ इंडिया है, अगर उसको आपने सर्विसेज दी है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विसेज दी है, तो ऐसे केस में उसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। तो सर एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे तो क्या हो गया बेटा? टेक्निकली ये इंटर स्टेट सप्लाई के स्कोप में आ रहा था, क्योंकि सर्विस प्रोडक्ट इंडिया का और मेरी ब्रांच जो आउट ऑफ इंडिया है, वो मेरी ब्रांच सिंस आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है, इसलिए वो इंटरस्टेट सप्लाई के स्कोप में आ रहा था, और उसको एक्सपोर्ट का सर्विस का बेनिफिट भी नहीं मिल रहा था, तो अननेसेसरी वहां पे IGST लग रहा था। तो हमने बोला अरे हमारी एस्टेब्लिशमेंट को अगर हमने सर्विस दी, आपको एक्सपोर्ट में लगता है कि हम गड़बड़ करेंगे, हम गलत करेंगे, तो कम से कम एक्सपोर्ट का बेनिफिट मत दो, पर कम से कम टैक्स तो मत लगाओ। अरे एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं देना तो मत दो, पर कम से कम टैक्स तो मत लगाओ IGST। इसलिए गवर्नमेंट ने पॉइंट नंबर 11 इंसर्ट किया और बोल दिया क्या? अगर किसी पर्सन का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है और उसने आउट ऑफ इंडिया वाले एस्टेब्लिशमेंट को, अपनी डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विसेज दी, तो सर अगर बाकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सारी कंडीशन पूरी होती है, तो ऐसे केस में GST एग्जाम कर दिया, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? डन। फिर सर यूनाइटेड नेशंस और स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने अगर आउट ऑफ इंडिया से कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी फॉर देयर ऑफिशियल यूज, तो ऐसे केस में सर उस पर GST क्या कर दिया? एग्जाम कर दिया। क्योंकि आपने और मैंने पढ़ा हुआ है, सर चैप्टर 10 में पढ़ा था, UIN होल्डर्स, याद है बेटा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है इनको, और इन्होंने इनवर्ट सप्लाई पे जो भी GST पे किया उसका रिफंड मिलता है। अब इन्होंने सर्विसेज इंपोर्ट करी, तो सर इंपोर्ट के केस में रिवर्स में टैक्स पे करना पड़ता है। अब खुद सोचो, सर डोमेस्टिक मार्केट से सर्विस लेते हैं, तो डोमेस्टिक मार्केट वाले को बिल के साथ में टैक्स पे करते हैं और फिर रिटर्न फाइल करके रिफंड ले लेते GST का। अब यहां पे सर्विसेज इंपोर्ट करी, तो पहले तो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करे रजिस्ट्रेशन करा के, और फिर उसका रिफंड ले। इससे अच्छा टैक्स पे करने का ही नहीं ना यार। तो इस लॉजिक के साथ गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि अगर यूनाइटेड नेशंस या स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑफिशियल यूज के लिए कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी, तो डायरेक्ट क्या कर दिया? एग्जाम कर दिया। सेम वे सर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन या काउंसलर पोस्ट जो लोकेटेड इन इंडिया है, या डिप्लोमेटिक एजेंट्स या करियर काउंसलर ऑफिसर्स पोस्टेड देयरिन है, तो उन्होंने अगर कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी, तो उस पर भी GST क्या कर दिया? एग्जाम कर दिया। एग्जाम्पल सर टाइगर जिंदा है, याद है बेटा? टाइगर की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? सॉरी वाइफ, कैटरीना कैफ। अरे जोया जब इंडिया में आई थी ना बेटा, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इंडिया में आया था, अब उन्होंने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी, उस पर भी क्या है? GST एग्जाम कर दिया बेटा। क्लियर? डन। लॉजिक वही है कि अगर इन्होंने GST पे भी किया होता लोकल मार्केट से सर्विसेज लेने पर, तो इनको GST का रिफंड मिलता है। सेम इन्होंने सर्विसेज इंपोर्ट करी, तो टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करो फिर उसका रिफंड लो, क्या मतलब? तो टैक्स पे करो ना रिफंड लो। क्लियर? तो इसलिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे टैक्स माफ कर दिया। देन मान लो सर मैंने कोई गुड्स, सर सुनना बात को, मैंने कोई गुड्स की डील करवाई जिसमें सप्लायर था जापान वाला, गुड्स बेचने वाला जापान वाला, परचेज करने वाला अमेरिका वाला, मैं बीच में एजेंट, मैंने अपना कमीशन ले लिया। अब गुड्स कहां से गई? जापान से निकली, अमेरिका पहुंची, इंडिया में कुछ आया नहीं, पर मैं कौन हूं? इंटरमीडिएट हूं। और आपको पता है इंटरमीडिएट केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया होता है, जो खुद का लोकेशन होता है एजेंट का बेटा। इस चक्कर में टैक्स लग रहा था। अब यहाँ पे तो फॉरेन करेंसी आ रही ना यार, कमीशन का जो अमाउंट आएगा फॉरेन करेंसी में आएगा,
तो गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए बोल दिया क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंटरमीडियरी when location of both supplier and recipient of goods is outside the taxable territory, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये सिंपल पॉइंट आपके एडिशनली सिलेबस में दे रखे थे। आई होप समझ में आ रहा है, आई होप आपको मजा आ रहा है बेटा। और हाँ बच्चों, यहां एक पॉइंट और ऐड हुआ है, इस बार नया एग्जामिशन दिया है गवर्नमेंट ने, तो वो पॉइंट भी मैं आपको एडिशनली पढ़ा रहा हूं बच्चों, देखना ध्यान से। अगर मान लो कोई आउट ऑफ इंडिया की कोई फॉरेन कंपनी है जो एक एयरलाइंस कंपनी है, आउट ऑफ इंडिया की फॉरेन कंपनी जो एयरलाइंस कंपनी, जैसे सिंगापुर एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस ये काही कंपनी साहब, सिंगापुर की। क्लियर? ये हो गई फॉरेन कंपनी इन इंडिया। अब इसका कोई एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, इसका कोई ब्रांच ऑफिस इंडिया में है। अब आप देखिए साहब, सिंगापुर एयरलाइंस का ब्रांच ऑफिस मान लो मुंबई में है साहब। अब सर मुंबई में या दिल्ली में जो सिंगापुर एयरलाइंस का जो ब्रांच ऑफिस है, अब सर सिंगापुर एयरलाइंस में अगर आपको यहां से सिंगापुर जाना है तो आपने टिकट बुक कराया होगा। क्लियर? अब यहां की जो ब्रांच है उसने टिकट बुक किया, मान लो यशवंत को जाना है मुंबई टू सिंगापुर, तो मुंबई से सिंगापुर का टिकट हमने बुक किया किससे, इंडिया की जो ब्रांच है, जो सिंगापुर एयरलाइंस की ब्रांच है इंडिया के अंदर, उसने हमसे टिकट बुक कराया। अब सर टिकट जो हमने बुक किया उसने उस पर जीएसटी लगाया, जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब सवाल आता है क्या कि अब सिंगापुर एयरलाइंस की वो ब्रांच हमको उड़ा के ले जाएगी कहाँ, सिंगापुर, किस में ले जाएगी, फ्लाइट में। अब वो फ्लाइट तो खुद की है नहीं, फ्लाइट किसकी है, जो सिंगापुर में जो कंपनी है सिंगापुर एयरलाइंस उसकी फ्लाइट है, और उसका एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया जो है एक तरह से क्या कर रहा है, वो सिंगापुर एयरलाइन से इंडिया में सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है। क्लियर? होता ना, डिस्टिंक्ट पर्सन एक तरह से आपस में सर्विसेज दे रहे बेटा। तो आउट ऑफ इंडिया जो सिंगापुर एयरलाइंस है उसने इंडिया वाली ब्रांच को सर्विसेज दी, तब जाके इंडिया वाली ब्रांच यहाँ के पैसेंजर्स को फ्लाई करके सिंगापुर ले जा पा रही है। क्लियर? तो ऐसे केस में सर ये तो ये हो गया ना, इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट ने आउट ऑफ इंडिया वाली अपनी कंपनी से सर क्या किया, सर्विसेज इंपोर्ट करी विदाउट कंसिडरेशन, तो भी वो सप्लाई के स्कोप में आता है। इस पर शेड्यूल नंबर 1 है ना भाई। पैरा नंबर 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में आता है, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन। अब इस पे जीएसटी लग जाएगा, पर सर एनीवेज अगर वो जीएसटी पे भी कर दे तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट इनको मिल जाएगा, अननेसेसरी टैक्स कॉम्प्लिकेशंस होंगे, क्योंकि एनीवेज ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर का जो हमसे वो चार्जेस ले रहे हैं उस पे जीएसटी वैसे भी इंडियन ब्रांच पे कर रही ना यार, तो इस तरह की इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इस बार गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे दिया और बोल दिया क्या कि सिंगापुर एयरलाइंस जो सिंगापुर की कंपनी है उससे जो इंडियन ब्रांच ने उस सिंगापुर की कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया है उसने जो सर्विसेज इंपोर्ट करी उस पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। बस कंडीशन क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस जो है ब्रांच दे रहा है उस पर इसने जीएसटी पे किया हो। क्लियर? डन। पता है क्या हुआ सर, सारे गवर्नमेंट ने इस तरह से मिलके बायलैटरल एग्रीमेंट की है कि सर इस तरह की जो सिंगापुर एयरलाइंस की जो मेन कंपनी है वो इंडिया वाली ब्रांच को सर्विस दे रहा है, उस पर जीएसटी आप मत लगाना, हम भी हमारे देश में ऐसे ही करेंगे। जैसे इंडियन एयरलाइंस, इसका ब्रांच ऑफिस है सिंगापुर में, तो सिंगापुर से इंडिया में जो लोग आ रहे हैं अगर वो इंडियन एयरलाइंस से आ रहे हैं तो वहां के जो ब्रांच ने जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस दी उस पर जीएसटी पे किया होगा। अब इंडियन एयरलाइन जो इंडिया में है उसने सिंगापुर की ब्रांच को जो सर्विसेज दी उस पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा वो कंट्री ने भी हमको एग्जम्पशन दिया है। पढ़ो ध्यान से, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय एन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, वापस पढ़ो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, जैसे सिंगापुर एयरलाइन का इंडिया में जो एस्टेब्लिशमेंट है, विच इज एन एयरलाइन कंपनी, जो एक एयरलाइन कंपनी है, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ इट्स अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, जो सिंगापुर में आउट ऑफ इंडिया सिंगापुर में जो वहाँ फॉरेन कंपनी लोकेटेड है उसने जो सर्विसेज दी है इंडिया के अंदर व्हेन मेड विदाउट कंसिडरेशन, तो उस पर कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू पे एनी जीएसटी, क्योंकि अननेसेसरी टैक्स कॉम्प्लिकेशन करने से कोई फायदा नहीं है। पर कंडीशन क्या है, जीएसटी एट द एप्लीकेबल रेट इज पेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉरेन एयरलाइन कंपनी इन इंडिया ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स एज में बी एप्लीकेबल। ये जो इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट है ना बेटा, इसने जो भी टिकट बुक किए, जो भी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए चार्जेस लिए, जो भी ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के चार्जेस दिए, उस पर जीएसटी पे कर दिया होना चाहिए बेटा।
सिंगापुर एयरलाइन ने जो इसको सर्विसेज दी अपनी ब्रांच को, उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा। जो इसने पैसेंजर को सर्विस दी है या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए सर्विस दी है, चार्जेस लिए, उस पर जीएसटी लगेगा। Ministry of Civil Aviation certifies that establishment of the foreign company in India is that of an airline company which has been designated by the foreign government under the applicable bilateral एयर सर्विस एग्रीमेंट विद द इंडिया। सर सिंगापुर और इंडियन कंपनी का एक एग्जांपल दे रहा हूं, दोनों कंट्रीज का आपस में सर बायलेटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट हुआ होना चाहिए, और वहां की सिंगापुर की एयरलाइन, सिंगापुर की गवर्नमेंट ने उसको डेजिग्नेट किया होना चाहिए कि हाँ जी ये सिंगापुर एयरलाइन जो है इसको हमने डेजिग्नेट किया हुआ है, इसने सर्विसेज दो यहाँ अपनी ब्रांच को दी, उसको एग्जाम कर दीजिए टैक्स आप। थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सर्टिफाइज दैट ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस designated Indian airlines are also not subject to levy of similar taxes by whatever name called for the same services appearing under the entry by the government of the country designating foreign airline company। मतलब सर सेम एग्जिम्पशन सिंगापुर ने भी हमारे इंडियन लोगों के लिए दिया होना चाहिए। मतलब इंडियन एयरलाइन जैसे कोई एक इंडिया की कंपनी है, उसने इंडियन एयरलाइन की एक ब्रांच है कहां पर, सिंगापुर में, तो इंडियन एयरलाइंस ने इंडिया से अपनी ब्रांच को सर्विस दी है, उस पर भी सेम एग्जिम्पशन मिलना चाहिए, तब जाके एग्जिम्पशन में रहेगा। क्लियर? तो कुल मिला के पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस पे टैक्स लगेगा, पर जो आउट ऑफ इंडिया की मेन कंपनी है उससे जो सर्विसेज ब्रांच ने इंपोर्ट करी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? एक्सप्लेनेशन, फॉरेन कंपनी विल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब फॉरेन कंपनी का मीनिंग वही है जो कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया हुआ बच्चों। आया ना भाई? इसी के साथ ये पॉइंट भी खत्म होता है। अब आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। कुल मिला के सर आउट ऑफ इंडिया जो फॉरेन कंपनी है, उसने जो फॉरेन कंपनी वो भी एयरलाइंस कंपनी, केवल एयरलाइन के लिए ये बेटा ही है सर, उसने इंडिया में जो अपनी ब्रांच है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसको जो सर्विसेज दी उस पर जीएसटी क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया। अगर उस कंट्री ने भी हमारे लिए सेम एग्जामेशन दिया हुआ है तो बस एक और बात क्या है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पर जीएसटी इन्होंने पे किया होना चाहिए। दैट्स इट। क्लियर? डन। ये पॉइंट भी खत्म होता है। अब टफ पॉइंट नहीं, सिंपल सिंपल पॉइंट है। आइए, नाउ देयर आर सर्टेन अदर एग्जामिनेशंस अंडर जीएसटी। ये मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट हट गई, खत्म हो गई। उसके बाद कुछ अलग नोटिफिकेशन थ्रू कुछ एग्जामिनेशन थे, वो भी आपके सिलेबस में एक एक लाइन में दे के पढ़ा देता हूं मैं आपको। First, services imported by a unit or developer in SEZ are exempt from GST। सर आपको पता है SEZ को कोई मैंने गुड्स सप्लाई किया या कोई मैंने सर्विसेज सप्लाई करी, उसको बोलते क्या, जीरो रेटेड सप्लाई सर, तो ऐसे केस में वहां पे जीएसटी एक बार पे करना पड़ता है, फिर उसका रिफंड मिलता है। और एलयूटी या बॉन्ड साइन किया तो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब वही SEZ ने कोई सर्विस इंपोर्ट करी आउट ऑफ इंडिया से, तो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करो, फिर उसका रिफंड लेके आओ। क्या मतलब बेटा? इसलिए बोल दिया क्या, SEZ की यूनिट ने या डेवलपर ने कोई भी सर्विसेज अगर इंपोर्ट करी तो उस पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सेम वे सर हम कस्टम पढ़ेंगे, कस्टम में आपको पढ़ाऊंगा मैं। पॉइंट नंबर 2 आ रहा है, इसका कस्टम से लिंक होता है बेटा। कोई भी गुड्स अगर आपने इंपोर्ट करी तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है, कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगता है बच्चा, आपको पता है। और उन गुड्स का वैल्यू निकालते वक्त, मान लो आपने कोई दवाई इंपोर्ट करी इंडिया के अंदर, मेडिसिन इंपोर्ट करी, उस मेडिसिन का आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन ने कोई पेटेंट करा रखा है साहब, और उसने क्या किया, 1 करोड़ का प्राइस चार्ज किया आपसे टू इंपोर्ट द मशीन मेडिसिन। मान लो मैंने कोई दवाई इंपोर्ट करी 1 करोड़ में बेटा। क्लियर? उस दवाई का आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी ने पेटेंट करा रखा है, उसने 10 लाख रुपए मेरे से अलग से रॉयल्टी के और लिए बच्चा। एक तरह से मैंने दवाई कितने में इंपोर्ट करी, 1 करोड़ प्लस 10 लाख, तो मेरी दवाई की वैल्यू कितनी होगी, 1 करोड़ 10 लाख। कस्टम कितने में लगता है, हम कस्टम वैल्यूएशन पढ़ेंगे। पूरे 1 करोड़ 10 लाख पे कस्टम ड्यूटी लगता है। पूरे 1 करोड़ 10 लाख पे कस्टम ड्यूटी लगने के बाद उस पे आईजीएसटी भी लगता है। तो सर देखा जाए तो उस 10 लाख वाले पोर्शन पे कस्टम्स प्रोविजंस के साथ में आईजीएसटी लग गया बच्चों। अब क्या वो 10 लाख का जो प्रोविजन था वो क्या था, एक तरह से रॉयल्टी, एक तरह से इंपोर्ट ऑफ सर्विस थी ना बेटा यार, 10 लाख की रॉयल्टी। तो जीएसटी में भी अलग से जीएसटी वो लग रहा था एज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, जिस पोर्शन पे कस्टम के साथ में आईजीएसटी लग रहा है, सिंस वो रॉयल्टी ऑलरेडी वैल्यू ऑफ गुड्स का पार्ट बन रही है, उस पे कस्टम के साथ में आईजीएसटी वैसे भी लगने वाला है, तो उस रॉयल्टी वाले पोर्शन पे अलग से और जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, डबल बार टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जामिनेशन देखिए गवर्नमेंट ने टैक्स हटा दिया उस पे और बोल दिया क्या, आईजीएसटी इज एग्जेम्प्टेड ऑन द रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी टू द एक्सटेंट इट इज पेड ऑन द consideration attributable to royalty and license fee which is included in the transaction value under customs on which appropriate duties of customs have been paid। जिस पे कस्टम ऑलरेडी लग रहा है बच्चों, कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लग जाएगा, तो अननेसेसरी डबल बार रॉयल्टी पे टैक्स लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे रॉयल्टी पे अलग से आईजीएसटी लगाने के लिए मना कर दिया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रॉफिट ऑन, सेंट्रल गवर्नमेंट्स शेयर ऑफ
प्रॉफिट पेट्रोलियम इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। सर छोटा सा लाइन आपके कोर्स में दे रखा है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, पर फिर भी थोड़ा आइडिया के लिए मैं बताता हूँ होता क्या है। जैसे मान लो किसी को, सर एक्चुअली क्या होता है, पेट्रोलियम जो होता है ना बेटा, इसको एक्सट्रैक्ट जब करते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है बेटा इसको। अब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रही है कि इसको पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करने का, पेट्रोल निकालने का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालने का, तो गवर्नमेंट उससे रॉयल्टी लेगी बेटा, क्योंकि ये राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज दिए गवर्नमेंट ने। अब रॉयल्टी के अंदर क्या होता है बेटा, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो रॉयल्टी जो पे करता है, उसमें रॉयल्टी का एक पोर्शन, पेट्रोलियम के फॉर्म में गवर्नमेंट को सरेंडर करता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम। क्लियर? तो जितना रॉयल्टी का पोर्शन उसने पेट्रोलियम की फॉर्म में दिया, जैसे मान लो 10 करोड़ का रॉयल्टी बनता है, 10 करोड़ में से 6 करोड़ का अमाउंट वो दे रहा है थ्रू पेट्रोलियम, तो 6 करोड़ पे जीएसटी नहीं लगेगा, रिमेनिंग 4 करोड़ पे जीएसटी लग जाएगा बच्चों। तो यहां मतलब ये है सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। बस इतना ही आपके कोर्स में एक लाइन रखा है बेटा, उतना ही मैंने आपको समझाया, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? लास्ट है क्या, सर्विसेज सप्लाइड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बने गए हैं, और एक सर्विस टैक्स के टाइम से इनको एक ओवरराइडिंग पावर दिया हुआ है कि इन्होंने कोई भी सर्विसेज दिए तो सर इन्होंने जो भी चार्जेस लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो भी सर्विसेज दी उस पर जो चार्ज लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? ये छोटे छोटे 4 पॉइंट आपको दे रखे थे एडिशनल एग्जामिनेशन से, अदर देन मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट, ये भी खत्म होता है। अब इसी के साथ भारत माता की जय, ये सारे एग्जामिनेशंस भारत माता की जय हो गए हैं, खत्म हो गए। आई होप समझ में आए, आई होप इजी पॉइंट है सर, आपको समझ में आए होंगे अच्छे से बच्चों। फिर अब सर 2 एडिशनल पॉइंट दे रखे थे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, वही तुम्हें बताया था बेटा मैं। हमने सेक्शन नंबर 24 पढ़ा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, सेक्शन 24, उसमें 2 पॉइंट यहां आपके एक्स्ट्रा दे रखे हैं। जब मैंने पढ़ाया था चैप्टर तो मैंने बोला था कि आपके सिलेबस में नहीं आता, वो सीए वाले सिलेबस में नहीं आता, पर सीए में इंटरमीडिएट सर नेक्स्ट लेवल है भाई आपका, सर उनके सिलेबस में 2 पॉइंट रखे। बोला है क्या, सिंपल सा पॉइंट है सर, netflix.com, अरे आउट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है जो इंडिया में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। किसको सर? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो ऐसे केस में जीएसटी लगता है, पर सर जो रेसिपिएंट है वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो रिवर्स चार्ज में कैसे बेचारा वो टैक्स पे करेगा, इसलिए वहां टैक्स लगाया। पर सर वो आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन को बोला तुम इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन कराओगे, तुम टैक्स पे करोगे सर। क्लियर? इसलिए सर अगर एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, मतलब OIDAR सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर वो नेटफ्लिक्स की सर्विसेज ली होती अपने जीएसटी नंबर के थ्रू, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद टैक्स पे करता। पर आपने भी तो कई सारे वीडियो सब्सक्राइब किए होंगे आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, पेड सब्सक्रिप्शन, आप कैसे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करोगे, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो। इसलिए उस netflix.com को बोल दिया कि तुमको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तुम्हें 20 लाख का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेम वे जंगली रमी पे आओ ना महाराज, और महाराज पहुंच गए बेटा, तो जो पहुंच गए वो तो ठीक है, जिसने रमी खिलाई है ऑनलाइन मनी गेमिंग आउट ऑफ इंडिया वाली वेबसाइट ने, उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है बेटा। सर एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, 3 पत्ती है ना, जुआ, पोकर, ये सब, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया। अब भले इंडिया का जो पर्सन वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो, हमेशा जो आउट ऑफ इंडिया वाली वेबसाइट है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा कंपलसरीली। क्लियर? डन। भारत माता की जय। ये 2 पॉइंट एडिशनल आपके कोर्स में दे रखे हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ये मैंने आपको आईएसडी का चैप्टर जब टॉपिक जो पढ़ाया था इनपुट टैक्स क्रेडिट में, वही मैंने आपको पढ़ा दिया था सर, यहाँ पे मैंने अलग से नहीं दिया, वहां मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। आइए सर, ये रजिस्ट्रेशन में जो 2 लाइन थी वो भी खत्म होती है। अब सर एक लास्ट पॉइंट बचा है सर, एडिशनल नोट्स में रिटर्न्स अंडर जीएसटी जो आप पढ़ेंगे चैप्टर बेटा, आगे पढ़ने वाले हो, पर हाँ एक छोटा सा पॉइंट है, मैं यही बता देता बेटा, जैसा अभी हमने पढ़ा कि सर ये ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले लोग और OIDAR सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विस दे रहे हैं, इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, 20 लाख का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इनके लिए एक सिंप्लीफाइड रिटर्न रखा है, फॉर्म नंबर GSTR 5A। इनको कोई GSTR 3B फाइल करने की जरूरत नहीं होती, कोई GSTR 1 फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। हम रिटर्न चैप्टर में पढ़ेंगे तो इनको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म दे रखा है, फॉर्म नंबर GSTR 5A, जो मंथली बेस पे इनको फाइल करना पड़ता है। मान लो पूरे महीने इन्होंने काम नहीं किया, पार्ट ऑफ द मंथ काम किया, मान लो 20 तारीख को बिजनेस शुरू किया, तो जितने दिन काम किया उतने दिन रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तो भले मंथली हो या पार्ट ऑफ द मंथ हो।
क्लियर। इनको मंथली GSTR 5A फाइल करना पड़ता है मंथली बेस पर, और 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट। मतलब कहने का ये है कि जनवरी मंथ की बात करें तो जनवरी महीने का 20 फरवरी 28 फरवरी या उससे पहले पहले इनको GSTR 5A के फॉर्म में रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। किसको? सप्लायर ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग और OIDR सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। जो आउट ऑफ इंडिया वाली वेबसाइट है इनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है और इनको फॉर्म नंबर GSTR 5A के फॉर्म में रिटर्न फाइल करना पड़ता है ऑन मंथली बेसिस, और 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। सो netflix.com हो गया, पोकर हो गया सर, इस तरह की जितने भी ऑनलाइन मनी गेमिंग वाली वेबसाइट्स हो गई जो आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है, इनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है एंड मंथली बेस पे इनको GSTR 5A के फॉर्म में रिटर्न फाइल करना पड़ता है ऑन और बिफोर 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। ये GST के जितने भी टॉपिक थे जो एडिशनल थे वो सब भी खत्म होते हैं अब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, माहौल जबरदस्त शानदार आपके एंड पे बन रहा होगा। इसी के साथ ये टॉपिक क्लियर, डन। ये GST के एडिशनल टॉपिक सारे खत्म हो गए बच्चों। अब GST के आगे के चैप्टर्स है वो आपको पढ़ने हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन कौन से टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है, मैंने कटवा दिया आपको, आपकी बुक में से काट देना बेटा। लेक्चर्स मैंने अकॉर्डिंगली एडिट कर रखे हैं सो दैट आपको वो टॉपिक जो मैंने कटवाया वो आपको लेक्चर में नहीं मिले, अननेसेसरी आपका टाइम खराब नहीं हो। प्लस ये जब GST के टॉपिक खत्म होंगे फिर कस्टम के टॉपिक शुरू होंगे जो आपके सिलेबस में आते हैं। कस्टम में भी क्या होता है बेटा, पूरे पूरे टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है। कस्टम में भी क्या करा हुआ है, कुछ कुछ सेक्शंस आपके कोर्स में रखे हुए, तो मैंने उस अकॉर्डिंग आपके जो नोट्स ड्राफ्ट किए एडिशनल नोट्स सर, वो मैंने एडिशनल नोट्स आपकी ड्राइव पे अपलोड कर दिए हैं PDF फॉर्म। प्लस वो एडिशनल नोट्स के अंदर जो टॉपिक आपके कोर्स में है मैंने लेक्चर्स को इस अकॉर्डिंग एडिट किया है कि वो जो टॉपिक आपके कोर्स में आते हैं, जैसे कोई टॉपिक एक चैप्टर में दे रखा है, कोई टॉपिक दूसरे चैप्टर में दे रखा है, तो मैंने उनको टॉपिक्स को मर्ज करके आपको उतना ही रिलेवेंट पोर्शन पढ़ाया जो आपके लिए रिलेवेंट है, ताकि आपका टाइम बचे और उतना ही आप पढ़े जितना आपके कोर्स में हो, प्लस जितना कोर्स में वो पूरा पढ़े बेटा। क्लियर, वो सब मैंने कवर किया। तो आपको आगे ये चैप्टर जब खत्म हो जाएंगे GST वाले, फिर कस्टम के लेक्चर मिल जाएंगे आपको। मैंने लेक्चर्स को अच्छे से एडिट किया है सो दैट आपको जितना रिलेवेंट पोर्शन है उतना अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, माहौल बन जाए, और एडिशनल नोट्स में मैंने उस अकॉर्डिंग बनाए। सो मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े। लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय। माहौल जबरदस्त शानदार बनाते रहिए। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। पर हाँ ध्यान रखना, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। लगा दो अपना पूरा दम एंड सर मस्त होके जीवन जीना है, और मस्त होके जीवन जीना है तो पूरी मेहनत हमको करनी पड़ेगी। यही वक्त है अपनी मेहनत करने का। ऑल द बेस्ट गाइज। सर विल प्रे फॉर योर सक्सेस। सर दुआ में याद रखिएगा और आगे के चैप्टर्स अच्छे से पढ़िएगा। बाय बाय।